Okay, so प्रखर स्क्रीन विजिबल है? मैंने कुछ आई एम राइटिंग समथिंग. Yes, sir. Screen is visible. ओके ओके, मैंने आई एम जस्ट चेकिंग. मैंने अभी हेलो लिखा है. Yes, विजिबल sir. है It's ना? visible. ठीक ठीक है, ठीक. ओके ओके ओके, ठीक है. तो लास्ट हमने लेक्चर्स में फीस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और पब्लिक क्रिप्टोग्राफी का बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक वी हैव टू डिस्कस दैट इज आरएसए. ये this is the first very first algorithm when we talk about the public key cryptography schemes and key distribution. Okay, तो इसको समझना जरूरी भी है और ये बेसिक भी है. So this is widely used technique. I'm not writing directly. It is based on factorization process. ये important है, factorization process. It is based on this. How we will see this thing, and the logic of this algorithm is finding the factors of any large number in very tedious and एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है जब मैं एक कोई नंबर लिखता हूं. यहाँ सपोज करो m इज इक्वल्स टू से 168. ओके, ये इतना बड़ा भी नंबर नहीं है बट स्टिल. अब सपोज और एक दूसरा नंबर m डैश मैंने लिखा m इक्वल्स टू 4. अब जैसे ही 4 लिखते हैं देन वी कैन इजीली राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. देयर विल बी नो इशू. 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 समथिंग लाइक दिस. ठीक है. बट जैसे ही लार्ज नंबर आता है तो इस प्रोसेस को करना बहुत टिपिकल होता है. हमने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स में भी देखा है कि नंबर ये तो बहुत छोटा है. इन एल्गोरिदम्स जो की का साइज होता है that is nothing but let's say n into 2 raised to the power n something like this. अब अगर n 8 हुआ तो देखो ये नंबर बनेगा 8 into 2 raised to the power 8 something like this. 8 into 2 to 256. ऐसे बड़े नंबर्स को किस तरीके से डील करना है और ये आते ही आते हैं किसी भी नेटवर्क सिक्योरिटी के केस में एल्गोरिदम्स में. तो हाउ वी कैन डील विद दीज नंबर्स. So this is the process or this is the algorithm by which we can handle this thing. तो RSA में जो R है ये तीनों इनिशियल्स हैं साइंटिस्ट के. रिवेस्ट and S Shamir and A we can say Elman. Eldman. Okay, now RSA is a block cipher technique. पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे. RSA is block cipher technique. इसमें आप ब्लॉक लेते हैं प्लेन टेक्स्ट का and then we will try to cipher. We will try to design the generate the cipher. Okay, and the typical value for n means integer. We can say here between 0 integer value जो आप ले सकते हैं that is 0 to n minus 1 और typically n की वैल्यू जो होती है उसको हम रखते हैं 1024 bits. 1024 bits. Okay, now the block size जो आप कंसीडर कर सकते हैं that will be something like this. That is nothing but 2 to the power I less than n less than equals to 2 to the power I plus 1. This is the block size जो कि हम इसमें यूज करते हैं RSA टेक्निक में. I is the definitely bits, number of bits. और कितनी हो सकती है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है. ये टिपिकल रेंज है, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं. ओके, देन आफ्टर दिस
मूविंग टू दी अदर स्लाइड। अब जो नोटेशंस हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, सो प्लेन टेक्स्ट के लिए आई एम गोइंग टू यूज लेट्स से कैपिटल M. For ciphertext, we will use capital C. And public and private keys we will try to generate here. Public key and private key pair will try to generate here. Okay. Now we will see the different steps one by one of this algorithm. So before starting the steps, अच्छा डायरेक्टली ही रिक्वायरमेंट्स को भी पहले डिस्कस कर सकते हैं हम। रिक्वायरमेंट्स ऑफ RSA क्या है, तो एक तो इसमें रिक्वायरमेंट्स कह लो या इसका कंडीशंस कह लो, एडवांटेज भी बोल सकते हैं। इसमें एक टर्म यूज होती है दैट इज एक्सपोनेंशियल इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक। एक्सपोनेंशियल in modular arithmetic. Now it is obvious thing that we have also discussed already the modular arithmetic case. At network security algorithm we cannot even think about think without the modular arithmetic, तो हमें इसको पता होना ही चाहिए। एक्सपोनेंशियल का क्या मीनिंग है और हाउ इट इज बेनिफिशियल हेयर। सो इसका सिंपल सा एक रूल है दैट A mod n, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, टाइम्स B mod n, then whole mod. So we may write something like this: A cross B mod of n. So it means we can have the factors, sub factors of any large number. For example, suppose 88 to the power say 11. तो देखो, और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, 88 to the power 11 say mod of 187. Suppose this is the case. Okay, तो देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, 88 to the power 1 से mod 187 सेपरेटली कर लीजिए, देन 88 to the power से 4, ओके, then mod 87 mod of 187, then we can do another thing, that is 88 to the power 8 mod of 187, 8 4 12 और 1 13, ये ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसको 2 के पेयर्स में तो कर सकते हैं। हाँ जी सर 2 के पेयर्स में, हाँ जैसे जैसे मर्जी आप 2 के पेयर्स में कर दीजिए, वो तो इट डिपेंड्स ऑन यू। देखो 8 9 और 2, यहाँ पर आप चाहो तो 2 के पेयर्स में कर दीजिए, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले का बेनिफिट ये है, कई बार होता है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा है, अब डायरेक्टली सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो रेंज ही नहीं लेगा उसका वैल्यू का, ठीक है, तो आप उसको सब डिवाइड सब फैक्टर्स कर सकते हैं, देन यू कैन डू द कैलकुलेशंस, और आप ये सब करने के बाद में देन यू कैन डू अगेन एट द एंड mod of 187, ठीक है, ओके, यस सर, ओके फाइन फाइन, ओके, नाउ directly I am moving to the
RSA algorithm, how it works. ठीक है. So very first step जो इसमें RSA, देखो होता क्या है, RSA algorithm को हम कई पर्पस के लिए यूज करते हैं. एक पर्पस है की डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और दूसरा पर्पस है आप ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और थर्ड पर्पस आप बोल सकते हो, यू कैन से इट दैट इट इज द बेस्ट और वाइडली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम. ठीक है. तो वेरी फर्स्ट इज द की जनरेशन पार्ट. की जनरेशन part. So first phase is this, and in this phase what we do, choose two numbers, two prime numbers. This is the constraint. Two prime numbers, say P and, मैं यही लिख देता हूं, P and Q. So these are the two numbers we have to pick, but ये prime numbers ही होना चाहिए, और even though large number, large number, ये जितना लार्ज नंबर आप प्राइम नंबर लेते हैं उतना ही आपका सिक्योरिटी इंक्रीज होगी. ओके. और रैंडमली वी कैन पिक. ठीक है. सो चूज रैंडम. ओके. नाउ सेकंड स्टेप ऑफ दिस फेज इज, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मॉड्यूलस n. सपोज क्योंकि अभी सारे कैलकुलेशंस इसी के अकॉर्डिंग होना है, सो n विल बी नथिंग बट p into q. So this is the second step of this phase. Now third step is we have to select an integer. Select an integer, say e. And constraint क्या है इस e को select करने का? That is अच्छा, हमने एक स्टेप को मिस अभी लिख देते हैं. GCD of phi of n and e, it must be 1, where 1 e का जो रेंज है वो ये होना चाहिए इसके अंदर. और यहाँ पर एक स्टेप हमने मिस कर दिया. तो हाउ यू कैन कैलकुलेट phi of n? Phi of n is nothing but p minus 1 q minus 1. So this is the phi of n value. और GCD of this, GCD को हमने देखा था, with the help of Euclidean algorithm we can easily calculate GCD of two numbers, and if it is 1 तो इसका एक मीनिंग और होता है. बताओगे इसका मतलब क्या है? GCD phi of n and e is 1. Co-prime. Co-prime और relative prime भी बोल सकते हो इसको. So ये दोनों co-prime होना चाहिए. Range of e will be 1 to phi of n. Okay. So and after that now we have to calculate d, value of d. Value of d, small d, and it will be nothing but d is equals to e inverse mod of phi of n. Now this is nothing but multiplicative inverse. Multiplicative inverse in mod phi n case. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ e, जो इंटीजर आपने पिक किया था इधर यहां से. एंड पब्लिक की देखो, पब्लिक की
ऐसे तो क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट की दोनों ये सर पेयर, हाँ बोले। जो हमने फोर्थ स्टेप में डी कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ तो हम डी ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले हमने ई के साथ निकाल लिया रिमाइंडर क्या आ रहा है। ई के साथ हाँ, फाई और हाँ ई मॉड फाइन निकाल लिया। ई मॉड ऑफ फाई एन। हाँ, हाँ ठीक है। फिर जो जितना वो रिमाइंडर आएगा हमें फिर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिमाइंडर है, मतलब जिससे हम मतलब मल्टीप्लाई करें उस नंबर में तो वो डिविजन हो जाए एग्जैक्टली। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं क्या? यस सर। हाँ तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो ये सिंपल ये बोल रहा है ई इनवर्स, सपोज ई मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर लेता हूं, लेट से 8, ठीक है, और फाई एन आप एक नंबर ले लीजिए, लेट से 3, फाइन। सो बेसिकली आपको करना क्या है, 8 इनवर्स मॉड 3, ठीक है, यही करना है ना। सर अब इसको करने का जो एक आसान बेसिक मेथड है जो हमने डिस्कस भी किया क्लास में, वो ये है कि यू हैव टू फाइंड अ नंबर से x, एनी नंबर in case of mod 3, and if it is equals to 1, in that case this x will replace from 8 inverse। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी आप इसको x equals to 1/8 लिख सकते हो obviously in case of mod 3 यस सर। इस इक्वेशन के थ्रू, एंड देन x इक्वल्स टू नथिंग बट 8 इनवर्स, बट ओनली इन मॉड 3। तो आप 8 इनवर्स की जगह पर x को यूज कर सकते हैं मॉड 3 के केस में। तो अब सर आपको एक, हाँ हाँ बोले। बट मॉड्यूलर अरिथमेटिक तो बस इंटीजर्स के लिए वर्क करता है ना, तो 1/8 तो इंटीजर नहीं हुआ। नहीं इसीलिए तो मैंने 1/8 तो नहीं है, बट मैंने 1/8 डायरेक्ट तो था नहीं, बट ये इक्वेशन वैलिड है ना। यस सर। 1/8, अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल है, देखो वो जो भी लिखा है आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक करो, ठीक है ना। यस सर। तो अब 1/8, अब बिकॉज जैसा आप बोल रहे हो इंटीजर के लिए वर्क करेगा, तो इसीलिए तो 1/8 या 8 इनवर्स के लिए डायरेक्ट कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमने क्या किया उसको कि हाउ इट विल लुक लाइक, यस सर। तो दैट दिस इज द रीजन कि अब आप उस 8 इनवर्स को x से रिप्लेस करोगे जैसा आप बोल रहे हैं, बिकॉज वी रिक्वायर्ड इंटीजर वैल्यू, ठीक है, बट वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आप 8 इनवर्स के मॉड 3 के केस में आप ऐसा कोई नंबर लिख सकते हैं अगर जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर मॉड 3 में कैलकुलेट करने पर 1 आता है, तब आप उस नंबर की जगह पर 8 इनवर्स की जगह पर यू कैन यूज दैट नंबर। सर 2 ही है, 2 आ जाएगा। 8 इंटू 2 16 मॉड 3 कितना हुआ, 3 चौक 1। 12 15 3, हाँ ठीक है। तो इसका इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। ये मैंने रैंडमली लिख लिया था, देखो ये जरूरी नहीं है कि 1 पर चेक करोगे नहीं आएगा, 2 पर करोगे 16, वो तो हाँ वैसे हो ठीक है, गया, ठीक है मॉड ठीक 2 है। हो जाएगा। हाँ तो इसका आंसर फाइनली इसका आंसर होगा 2। यस सर। even we have designed the code also in lab session में, आपने अगर देखा हो तो उस कोड के थ्रू भी आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लॉजिक यही लगाया है, सेम लॉजिक आई हैव अप्लाइड फॉर डिजाइनिंग द कोड ऑफ इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने ऑल्दो आई हैव अपलोडेड दैट कोड ऑन LMS आल्सो, ठीक है। हाँ बाकी और भी मेथड जीसीडी मेथड्स भी होते हैं बड़े नंबर्स के अकॉर्डिंग, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं अब वापस RSA की बात करता हूं, अगर मैं एक भी स्टेप को, ये स्टेप सारे ना कैलकुलेटेड स्टेप्स हैं, ये इन 3 साइंटिस्ट ने बनाया था, तो ये तभी वर्क करेगा ये जब ये इस तरीके के एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, ठीक है। हाँ कैलकुलेशंस आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। सो पब्लिक की जो है वो आपका ई है, बट आप बुक्स में देखोगे ये इस तरीके से लिखा जाएगा, पब्लिक की E, N, और प्राइवेट की लिखा जाएगा, प्राइवेट की इज नथिंग बट
डी, स्मॉल डी, जो भी जनरेट हुआ है, बट बुक्स में आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो अदरवाइज तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जो पेयर होता है वो पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर होता है। इट मींस पेयर इज ED, बट यहाँ पर इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट को खुद को एक पेयर में कर दिया। ये n इसलिए यूज कर रहे हैं, दे आर जस्ट सेइंग दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडुलस वैल्यू, जस्ट मैथमेटिक्स समझाना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज आपका पब्लिक की E है, प्राइवेट की D। ओके, नाउ आफ्टर दिस डायरेक्टली we will move to encryption phase. Now encryption phase में जो second phase encryption है, उसका first step definitely plain text। तो आप पहले plain text M पिक करेंगे, बट उसका ये constraint ये है कि M की वैल्यू it must be less than N, and then cipher text, how you will generate cipher text? So nothing but capital C is equals to nothing but M to the power E mod of N। अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर ये नंबर बड़ा, इफ इट इज वेरी लार्ज नंबर then we can apply the exponential formula here for modulus case। And after doing encryption, once we have sent this ciphertext via channel to the receiving side, then decryption process will be there at the receiving side, and with this decryption process we will get back our message। So ciphertext एक बार आ गया है, then we will get back that is capital M is equals to C to the power D and mod of N, and this M will be same as this M। So you will say that you have recovered your message, secret message with the help of RSA scheme। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एक बात पूछना चाहता हूं, दैट इज यहाँ अभी हमने नंबर्स की बात किया, ठीक है, बट अगर आप मैसेज की हम बात करते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट द मैसेजेस, तो आप मैसेज या अपने फ्रेंड्स को मोबाइल पर मेल के थ्रू, आप नंबर्स के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं क्या? वो स्काई फॉलो कर रहे हैं कन्वेंशन, तो जो भी होता है वो सब बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि स्मॉल ए होता है 48 से रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, सो लाइक दैट। फाइन फाइन फाइन, ठीक है। हाँ, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप किसी भी लेटर्स को, इंग्लिश अल्फाबेट्स है या कुछ और है, तो अब वो मशीन के करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू उसका हो सकती है, और उस आस्की वैल्यू से देन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी और इवन बाइनरी देन डेसिमल फॉर्म। इसका जो एल्गोरिदम है RSA का, एंड इसके पहले जो फीस्टल स्ट्रक्चर है, दैट वी विल सी इन द लैब आल्सो। जो अभी आपने बोला है आस्की, क्योंकि फीस्टल स्ट्रक्चर भी बाइनरी नंबर्स पर ही वर्क करता है, बट आई डिजाइंड, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं था, इतना टफ भी नहीं है, बट आई डिजाइंड दैट फीस्टल स्ट्रक्चर जस्ट फॉर मैसेजेस। तो उसमें लैब में हम ये भी देख लेंगे एक बार। अभी मैं इसको नाउ आई एम बैक टू द PPT, तभी इसको आसानी से हम समझ भी पाएंगे। ये PPT विजिबल है? Yes sir, it is visible. Okay, directly I am moving to this फीस्टल स्ट्रक्चर, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ दिस इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी RSA, और आप यहाँ चाहें तो देख भी सकते हो कि इसका जो मोटिव है, necessary requirement, that is for key distribution case, ठीक है, this one for key distribution and authentication, both, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इसे।
और ये हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का बेसिक्स भी डिस्कस किया था। देन दिस इज RSA। तो इन 1978 MIT में इसको डिजाइन किया गया था। ओके, वाइडली यूज्ड जैसा लिखा हुआ है। और प्राइम फैक्टर्स, जितने बड़े नंबर्स हैं उनको फैक्टराइज करने के बाद ही ये एल्गोरिदम वर्क करती है। तो एक उसका एडवांटेज कह सकते हो। जो अभी हमने डिस्कस किया वो सारा कुछ यहाँ लिखा है। नाउ वी विल सी विद द एग्जांपल। देखो, 2 प्राइम नंबर्स हमने सेलेक्ट किया, से 17 एंड 11। देन वी कंप्यूट n, इट इज नथिंग बट 187। देन phi of n is 160 because p minus 1 q minus 1। अब देखो, यहाँ पर आप e भी चूज, e you have to pick e in case of 160। तो 160 के साथ में आपको e एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि इसकी रेंज क्या था, e must be greater than 1 but less than phi of n। ओके, तो अब ये जो एग्जांपल लिया है यहाँ E7 है बट E3 भी पॉसिबल है। ठीक है, मैंने अभी जब इसका कोड डिजाइन, हाँ आप चेक कर सकते हो, कर लेना। 3 भी पॉसिबल है क्योंकि 3 के साथ भी ये इसका GCD रे 1 देता है। ठीक है, तो 17 से नीचे 11 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स 1 देगा, मतलब मल्टीपल्स। हाँ तो बहुत सारे पॉसिबल हैं फिर तो। हाँ बिल्कुल, दिस इज दैट्स वाई ना कि आप अगर डिजाइन, मैंने इसीलिए तो आपको बोला कि आप डिजाइन करते हैं, सपोज आपने सिस्टम डिजाइन किया, आपने E7 चूज कर लिया, मैंने डिजाइन किया तो मैंने 3 चूज कर लिया। ठीक है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेक द वैल्यू ऑफ E टू द इंट्रूडर, क्योंकि आंसर तो एट द एंड सही आएगा, क्योंकि ये लॉजिक जस्टिफाइड होना चाहिए बस स्मॉल e के लिए। तो दिस इज दी ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिदम कि आप यहाँ कुछ भी वैल्यू ले, कुछ भी इन द सेंस विद द लॉजिक कंस्ट्रेंट कि GCD E विथ दिस मॉड phi of n ये 1 आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि जब मैं अभी इसका एल्गोरिदम डिजाइन बनाया भी था तब बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही 7 ही आएगा, जैसा आप बोल रहे हैं वैसे आएगा, बट आप कोई भी चूज कर सकते हैं उसे। तो ये इंट्रूडर के लिए बहुत टिपिकल है उसको डिसाइफर करना। नाउ डी का वैल्यू यहां से पिक किया हमने। ठीक है, तो D 23 आएगा। फॉर दिस केस अगर 7 लेते हैं तो पब्लिक की, देखो पब्लिक की ऑल्दो इट इज 7 बट ये मॉड n के साथ में कैलकुलेशन हो रहा है इसलिए ये लिख दिया, बट पब्लिक की 7, प्राइवेट की इज 23। नाउ वी हैव टू डू अब देखो m क्या लिया, 88 यहाँ पर। ये एग्जाम्पल है जो कि गिवन है बुक में, मैंने वही एग्जाम्पल पिक किया है, आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो 88 की जगह पर सपोज आपका मैसेज 100 है, स्टिल दिस एल्गोरिथम विल वर्क। कुछ भी वैल्यू जो 187 से कम है, देन इट इज पॉसिबल केस ऑफ मैसेज m 88। सो यहाँ ये काम करेगा। अब देखो c इक्वल्स टू 88 टू द पावर 7 मॉड 187। मैटलैब पर जब आप मॉड कमांड यूज करते हैं तो आप चेक करिएगा 88 टू द पावर 7 मॉड 187 ये कैलकुलेट कर देगा, जिसका आंसर आएगा 11। ठीक है, बट 11 टू द पावर 23 मॉड 187 डायरेक्ट आप कैलकुलेट करोगे मैटलैब पर। मेरे वाले सिस्टम में आई डोंट नो व्हाई वो डायरेक्ट इसका आंसर 149 दिया उसने, और मैंने जब फैक्टराइजेशन प्रोसेस करके इसको ब्रेक करके कैलकुलेट किया, लेट्स से 11 टू द पावर 1 टू द पावर 4 देन 8 देन 8, रेंज एक्सीड हो जाती है ना। हाँ जी सर वो आंसर इसलिए रॉन्ग देता है, वो रेंज एक्सीड हो जाती है ना, मतलब इसीलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि इंटीजर या डबल की जो भी रेंज है मैटलैब में, तो कुछ तो रेंज सेट होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आप सोचो कि मैटलैब जैसा सॉफ्टवेयर भी अगर सही आंसर नहीं करता किसी वैल्यू पर एक साथ बड़े रेंज पर, तो हाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मैन्युअली।
ओके तो इसीलिए ये एक्सपोनेंशियल फैक्टराइजेशन प्रोसेस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। हाँ जब मैंने इसको फैक्टराइजेशन करके किया देन आंसर 88 आया। ठीक है तो आप इवन चेक कर सकते हो, आप चेक कर लेना मैटलैब पर सिंपल है। तो ये शायद 149 आंसर दे रहा है, मेरे में नहीं कैलकुलेट हुआ तो नहीं होगा मैटलैब की रेंज की वजह से, आप सही बोल रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस भी बहुत जरूरी प्रोसेस है इस एल्गोरिथम के लिए। सो हाउ यू कैन इजीली सी दैट हाउ complex this algorithm and very difficult to decipher to the intruder, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना। तो ये आप रैंडमली नंबर चूज करते हैं, आप यहाँ पर ई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं विद इन द लॉजिक। ठीक है देन आपका पब्लिक की प्राइवेट की अगर आपको नहीं पता देन नो वन कैन जनरेट साइफर टेक्स्ट एंड वापस से प्लेन टेक्स्ट। अब आपका मैसेज क्या है वो भी इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो अगेन ये क्या होगा, इट इज नॉट नोन टू अदर्स। तो सर देयर आर, हाँ बोले सर एक सेकंड सर, पिछली वाली स्लाइड करना सर। जी। सर इसमें अगर हमें n पता चल जाए, हाँ जी अगर हमें n पता चल गया तो हम e कुछ भी चूज कर लें, हम मतलब ब्रेक तो कर सकते हैं। नहीं ब्रेक, देखो ब्रेक क्या होता है, आप ब्रेक तो ऐसा कोई एल्गोरिदम है ही नहीं जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है बट द थिंग इज कि हाउ मच टाइम यू रिक्वायर टू ब्रेक दैट कोड। अगर मैं ब्रूट फोर्स अटैक की बात करता हूं, अपने स्टार्टिंग में लेक्चर्स अगर अटेंड करा होगा तो हमने ब्रूट फोर्स अटैक डिस्कस किया था, जो कि एक सिंपल अटैक होता है जिसको स्मार्ट अटैक नहीं बोलते। अगर उसको आप अप्लाई करेंगे तो आरएसए एल्गोरिदम स्टिल रिकवर होगा बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है अब जैसा आपने कहा कि अगर एन पता लग गया तो देखो Yes, sir. एन के पता लगने का मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग में ही आपने किसी तरीके से, आपका सिस्टम वल्नरेबल है ऑलरेडी। Yes, sir. तो जो सिस्टम ऑलरेडी वल्नरेबल है तो फिर तो उसके चांस डिक्रिप्ट इंट्रूडर के अटैक करने के बढ़ ही जाएंगे। बट स्टिल सपोज किसी तरीके से एन पता भी कर लिया आपने, ठीक है बट ई का वैल्यू क्या होगा, सर वो अगेन तो इट इज डिफिकल्ट टास्क। सर वो e की वैल्यू तो पता चल जाएगी ना कि कितनी नहीं हो सकती है पॉसिबल। यार नहीं पता, देखो पता तो चल ही जाना है वो तो। आप जितने सपोज करो 160 की जगह पर ये 1600 आ गया, ठीक है तो आप देखो कितने कॉम्बिनेशन लगाओगे फिर, क्योंकि काफी वैल्यूज आएंगी। या इसी केस में देख लो ई और 160 के बीच में ई का बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी या नहीं। यस सर। अब आप एक 1 बाय 1 चेक करोगे ना, सभी को करोगे या नहीं करोगे। सर बट कुछ मतलब कुछ फर्क भी पड़ जाएगा अगर पता चलेगा कि वैल्यूज है कितनी, मतलब नहीं जैसे तो कि सारे भाई, नंबर चेक नहीं हाँ करने पड़ेंगे। हाँ तो आप क्या करोगे, अगर एक स्टेप पता लग गया तो आप ब्रूट फोर्स अटैक को रेफरेंस अटैक मानते हैं, तो आप 1 बाय 1 चेक कर रहे हो। ठीक है तो मैंने जो कहा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग रहे हैं तो आपने कुछ थाउजेंड्स कम कर दिए। ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक तो देखो आप इसको समझ नहीं रहे हो मॉड्यूलर को। मॉड 187 जब मॉड्यूलर अरिथमेटिक केस लग जाता है ना देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द वैल्यू, क्योंकि हायर टू लोअर तो पता है आपको, आप लोअर टू हायर नहीं जाते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं आपसे, 2 मॉड 8 इसका आंसर क्या होगा, 2 फाइन। अच्छा अब मैं आपको लिख करके दे देता हूं एक नंबर, मैंने लिख दिया लेट्स से 2, ठीक है और अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि ये मॉड 8 में किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 को, किसको, 2 नहीं सिर्फ 2 को करेगा, नहीं मतलब जितने भी नंबर 8 के साथ रिमाइंडर 2 देंगे उन सबको, उन मतलब सबको, 3+2 की फॉर्म, मतलब कितने नंबर हुए वो, इनफिनाइट। इनफाइनाइट। इसका मतलब आप हायर टू लोअर तो जा सकते हो, मतलब 2 मॉड 8 तो कैलकुलेट कर सकते हो और उसका एक ही आंसर यूनिक आंसर होगा। बट मैंने अगर लोअर साइड लिख दिया है, मैंने सिर्फ 2 लिख दिया और कहा मॉड 8 है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
then it is very impossible to say कि ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ रहे हो कि what is the power of modular arithmetic. तो ये रिवर्स केस है. ठीक है, तो बहुत सारी स्टेप्स में प्रॉब्लम है, बट हाँ, अगर आपने फर्स्ट स्टेप को ही ब्रेक कर दिया somehow you will get, तो आप उसके डिकोड होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दोगे, बट यू कैन नॉट से कि आप अब इसको क्रैक कर दोगे, क्योंकि हर स्टेप में कुछ ना कुछ इशू है. ठीक है, चांसेस बढ़ जाएंगे. हाँ, नो डाउट, चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, ओके. तो प्रखर टाइम भी हो गया है.